सांसद के ऊपर हमला नहीं था, पूरे समाज के ऊपर हमला था। मेरे पास ही आए, मैं तो फिर कह रहा हूँ ना आपको, आ जाएं एक बार। अगर मैं गांव पूरा खाली ना करा दूं तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। ईमानदारी से अच्छे वकील करके इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराओगे, उनको जेलों में लंबे टाइम तक नहीं भिजवाओगे, तब तक आपका कोई समाधान होने वाला नहीं। गांव खाली हो रहे हैं, डर के मारे एफआईआर नहीं हो रही है, इतना आतंक है। मैं ये कह, देखिए, मैं जो बाबा साहब ने कानून और संविधान दिया है उसमें अगर किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ, शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार करता है और तो प्रावधान ये है कि वो पूरा गांव खाली होगा, सिर्फ हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग वहाँ रहेंगे, ये कानूनी प्रावधान है। अब हमारे नेता ऐसे हैं कि वो एक दिन, जो मैं कहता हूँ ना, जो विक्टिम टूरिज्म होती है, जो पीड़ित, जो पर्यटन होता है ना, वो करके चले जाते हैं। ये है इसका सबसे बड़ा रीज़न। अगर एक एक केस पकड़ के, आज बताओ मुझे आप, अगर हम सब मिलके ये जो हमारी हाथरस की बच्ची का परिवार है उसका साथ दे रहे हैं, इसीलिए ये बलात्कार एक के बाद एक के बाद एक बात क्यों रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने साथ नहीं दिया। ये है, अब अपने नेताओं से नहीं पूछना चाहिए हमें कि हाथरस की बच्ची को अकेला क्यों छोड़ दिया। ये है इसकी सबसे बड़ी वजह, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे जो नेता ही हैं ना, वो भी पर्यटन करके चले जाएंगे, पीड़ित पर्यटन करके 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम, उसके बाद फिर वो हैं और हमें हम पर नेता पुलिस आती है तो घरों में आग लगा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको कूट दिया जाता है। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर जहाँ जहाँ ईमानदारी से काम हुआ है, कोई मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति आसपास नजर नहीं आएगा। पूरे गांव के गांव कानूनी रूप से हम खाली करा के देंगे, अम्बेडकरवादी उल्टा करके दिखाएंगे, लेकिन ईमानदारी से अपने नेताओं को पकड़ के, अच्छे वकीलों को पकड़ के कार्रवाई तो करनी शुरू करें। प्रावधान है SC/ST एक्ट के रूल्स में, पूरा गांव खाली होगा जो प्रताड़ित करते हैं वो लोग। एक दलित सांसद है, उन्होंने कोई बयान दिया तो करणी सेना ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। अब उसी आगरा में दलितों को बारात नहीं निकालने दी जा रही है, बारात पीटी जा रही है। तो जवाबी हमने क्या काम किया? कानूनी संवैधानिक कोई जवाबी काम किया? सिर्फ जबानी जमा खर्च करके आप लोगों के सामने इंटरव्यू दे के और मजे लूट लिए। इधर उन्होंने, करणी सेना वालों ने, इधर हमारे लोगों ने। नतीजा क्या हुआ? एफआईआर दर्ज कराई, सांसद एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे, फिर आप मुझे बोलते हो कि मैं क्या बोलता हूँ। चुप होके बैठ गए ना। सांसद के ऊपर हमला नहीं था, पूरे समाज के ऊपर हमला था। मेरे पास ही आए, मैं तो फिर कह रहा हूँ ना आपको, आ जाएं एक बार। अगर मैं गांव पूरा खाली ना करा दूं तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। उनके साथ तो पार्टी है ना पूरी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीड़ित परिवार की बात कर रहा हूँ। वो तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जाने। अगर वो चाहेंगे तो उनके लिए आ जाए मेरे पास बस एक बार। बारात रोक कर क्या मिलता है इन लोगों को? बारात में क्या क्या है? बारात तो सब समाज, सबके गाँव की होती है ना। तो देखिए, नफरत, नफरत, नफरत जो कूट कूट के अंदर भरी हुई है इस संविधान से, कि ये संविधान कैसे आ गया। इससे हम लोगों के आज नहीं तो कल हक अधिकार जाएंगे। वो हक अधिकार नहीं है, वो लूट है। और बाबा साहब से देखिए, दुश्मनी करने से हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के ये संविधान लाया है, फिर वो लोग बाबा साहब से दुश्मनी ना करें, ये हमारी कुछ ज़्यादा डिमांड है उनसे। और बिल्कुल सही नफरत करते हैं बाबा साहब से, करनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी तो दुनिया लुट रही है बाबा साहब की वजह से। जो अन्याय, बेईमानी, लूट खसोट सालों साल से हो रही थी, वो ख़त्म होने की रास्ते पे चला दिया एक व्यक्ति ने, तो उससे वो नफरत ना करें। ये आपकी कुछ ज़्यादा ही डिमांड नहीं है उन लोगों से, तो इसको डिमांड को कम करो, बल्कि संघर्ष बढ़ाओ। बाबा साहब को मान रहे हैं ना अभी तक सब लोग, बाबा साहब की नहीं मान रहे। तो दवाई जेब में रख के कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपने कैबिनेट में रख के, फ्रिज में रखे रहो दवाई, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब तक दवाई खाओगे नहीं तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। मनुवाद इतनी बड़ी बीमारी है, उसकी इतनी अच्छी दवा अम्बेडकरवाद है, लेकिन उसको आप सिर्फ संभाल के रखते हो, कैबिनेट में रखते हो, अलमारी में रखते हो, तकिए के नीचे रखते हो, दिन रात उसका जाप करते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो बाबा साहब ने जो तरीके बताए ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि अपने लक्ष्य को आइडेंटिफाई करके उसके लिए पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करो। जब तक वो नहीं शुरू होगा, आप घूमते रहो किसी नेता अभिनेता के पीछे, उसके चरण वंदना करो या उसको। बारात से क्या दिक्कत है? बारात क्यों रोकी जाती है? ठाकुरों को क्या दिक्कत है दलितों से? देखिए, दलितों से दिक्कत ये होती है कि अगर अब मैं आपका कोई चोरी कर रहा हूँ, आज से नहीं, सैकड़ों हज़ारों साल से आपका हक मार रहा हूँ, अगर आपको मैंने सर ऊपर करके देखने ही दिया एक बार, तो आप तो सारी चोरी देख लोगे, सारी फ्रॉडगिरी देख लोगे। तो वो दबा के रखने की जो मानसिकता है ना, वो इसीलिए है कि अब बाबा साहब ने जो दिया है ना, उसका इस्तेमाल ना कर पाओ। आप जो बराबर के मालिक हो हर चीज़ के, और जो आपका अधिकार इतने सालों से छिना हुआ है, उसको आपको वापस लेना है। और वो आएगा कहाँ से वापस?
जिन्होंने लूट रखा है उन्हीं से तो वापस आएगा, ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। और सबको काल है ना देश में, अमृत काल में चल रहा है देश। देखिए अब ये 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। तो अमृत काल में यही तो होगा जो हो रहा है, यही मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, उनकी हम रात तो रोकी पहले क्या हुआ था। अब पहली तो बात, आप अमृत काल क्या कहते हो मुझे समझ में नहीं आता, बता दो ताकि मैं सही जवाब दे। अच्छे दिन आ रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा है, सबको न्याय मिल रहा है, यही उसे अमृत काल होता है। और क्या होता है अमृत का मतलब? तो ये कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, अच्छा, सरकार कह रही है। देखिए फिर आपने, हम जो सच्चे पक्के अम्बेडकरवादी हैं, ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं, हमारा फॉर्मूला आपने यूज़ किया। क्या है फॉर्मूला हमारा? जो भी भाषा, जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य कोई भी मनुवादी बोलेगा, जितने बड़े पद पे होगा वो उतना बड़ा झूठ बोलेगा। उसके सेंटेंस में उचित जगह पे, उचित स्थान पे नहीं, ना, ऐसा कोई ना कोई शब्द लगा के पढ़ो। अब अमृतकाल आ गया है ऐसा बोला मोदी जी ने क्या? तो इसका मतलब ये पढ़ो आप, अमृतकाल नहीं आया है, आने वाला है। अगर ऐसे बोले तो आपको ये समझ में आनी चाहिए अमृतकाल आने वाला नहीं है। समझ गए बाबा आप बात? तो क्या गलती कर रहे हैं मोदी जी, बताओ? सेनाएं कहाँ चली जाती हैं अब जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है? कौन सी सेना आ जाती है? तलवारें लेकर, भाले लेकर, बंदूकें लेकर। अब क्यों नहीं आ रही ये सेनाएं? ये सेनाएं, देखिए ये बात, ये सेनाएं कोई सेना नहीं है, ये सारी सेनाएं आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स हैं। कोई सेना पेना कुछ नहीं है। सेना भारत में एक ही है जो कि भारत की ये सेना है। ये बाकी सब तो ड्रामा है। आरएसएस और बीजेपी के जो कार्डर्स हैं ना, वो इन लोगों को, जो स्थानीय प्रशासन होता है, पुलिस के अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनसे गठजोड़ सेटिंग कराते हैं कि तुम ये जाके कराओ, इसकी वजह से हम ऐसा दहशत फैलाएंगे। क्योंकि दहशत किस बात की है? दहशत है भीमा कोरेगांव की। क्या हुआ था वहाँ पे? तो पता है ना, इतना सा भी कभी कुछ हो गया तो वो लोग इस बात से डरते हैं कि अब तो अम्बेडकरवादी जितने भी हैं ना, बाबा साहब का संविधान आ गया तो अब वो संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। पर डर तो उनके मन में है ना कि कहीं संविधान को मानना बंद ना कर देंगे। 1 मिनट तो लगना है, फिर उसके बाद, या 5 मिनट लगने, ज़्यादा 15 नहीं लगने। दलित होना अपराध है क्या? नहीं, अपराध दलितों में पैदा होना अपराध है क्या? देखिए, दलित शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, आप जाने क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो टर्मिनोलॉजी बनाई थी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बनाई थी। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी हैं, जो इनके परिवारों में पैदा होते हैं, जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के परिवारों में पैदा होते हैं, और जो ओबीसी समाज के घरों में पैदा होते हैं, वो एक सर्टिफिकेट लेके पैदा होते हैं कि वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा देशभक्त हैं, ज़्यादा बाबा साहब की जो इंसाफ, बराबरी, बंधुता, इज़्ज़त की जो मूलभूत भावना संविधान में है, उसके ज़्यादा बड़े रक्षक हैं। तो ऐसे लोगों को, जो भक्षक हैं, जो दूसरों का हक अधिकार छीन के ही अपनी ताकत बढ़ाते हैं, वो तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है ना। ये डर है कि कहीं वो लोग आगे ना आ जाएं, और बाबा साहब का हथियार भी, जो सबसे बड़ा हथियार है संविधान, उसका भी प्रयोग ठीक से नहीं करने देते उन्हें। और इस चीज़ से डरते भी रहते हैं कि हम लोग कहीं अम्बेडकरवादी कहीं ये बाबा साहब की बात ये वाली सुनना बंद करके कहीं भीमा कोरेगांव वाली लाइन पे आ गए तो फिर उनका क्या होगा। मैं तो सारे अम्बेडकरवादी बनते हैं, ये रात को तो मूर्तियाँ तोड़ देते हैं जाकर। दिन में भी तोड़ते हैं, ऐसा बात नहीं है, दिन और रात दोनों। देखो बाबा साहब, दिन में नहीं तोड़ता कोई बाबा साहब की नहीं तोड़ते हैं, छुप छुप के इधर उधर दाएं बाएं तोड़ देते हैं। अब हर टाइम थोड़ी कोई अम्बेडकरवादी खड़ा रहता है रक्षा करने के लिए। तो जहाँ मौका मिलता है, जहाँ नज़र बचा के, वो हर जगह तोड़ते हैं। ये बाबा साहब से नफरत करते हैं या ऐसी तंत्र के लोगों से नफरत करते हैं? देखिए, असली नफरत तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, अम्बेडकरवाद से। इसको आपको समझना चाहिए। ये 14 अप्रैल के आसपास, 6 दिसंबर के आसपास ये घटनाएं बढ़ती क्यों? मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला। एक गुरपनवंत सिंह पन्नू हैं, वो अमेरिका में बैठे हैं, ठीक है। वो भारत की सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा है, उनकी संस्था को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, ठीक है। वो क्या बात बोलते हैं वहाँ से, बाबा साहब के 14 अप्रैल आने से पहले अभी वो बहुत सारी 2 बार उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिसके लिए हमारे कुछ क्लाइंट्स ने पंजाब में FIR भी दर्ज कराई है, ये आतंकवाद की धाराओं के तहत। तो क्या बोलते हैं वो कि सिख जो हैं वो हिंदू नहीं है, ये बाबा साहब ने बोला। अब ऐसा झूठ कौन बोल सकता है? जो मनुवादी हो। यही बात RSS वाले बोलते हैं कि सिख जो हैं वो जो हैं हिंदू हैं। तो ये बात कौन बोल रहा है? वही गुरपनवंत सिंह पन्नू भी बोल रहा है कि बाबा साहब ने हमें हिंदू बता दिया, जबकि बाबा साहब ने जो आर्टिकल 25 है ना,
उसमें सबसे साफ साफ अगर किसी धर्म के मानने वालों के लिए लिखा हुआ है कि ये अलग धर्म है तो वो सिख धर्म है, और उनको जो उनका कृपाण है ना वो भी पहनने की अलग से इजाज़त दे रखी है संविधान के अंदर आर्टिकल 25 में। उसके बाद भी आरएसएस वालों ने क्या मिथ्या फैला रखी थी, जिसमें अकाली दल भी फंसा हुआ था बहुत सालों तक। अब जाके ईमान वाले अम्बेडकरवादियों ने समझाया कि बाबा साहब ने तो साफ साफ तौर पे सिखों को, ये जैनियों को और बुद्धिस्ट समाज के लोगों को ख़ास तौर पे बताया था ये अलग धर्म है। तो अब जब ये बात समझ में आई तो वो पन्नू को वहाँ से एक्टिवेट किया और क्या बोला कि तुम ये कहो और ये बोलो कि बाबा साहब जो हैं वो भी वही दलित शब्द का प्रयोग करते हैं, बदतमीज़ आदमी, आतंकवादी, कि तुम लोग तो जो हो सिख नहीं हो, तुम्हारे जो सिख है ना, बहुत सारे सिख जो हैं, आतंकवादी कह रहे हो और सरकार भी कह रही है, तो फिर अंतर क्या है दोनों में? नहीं, सरकार नहीं कह रही, सरकार कह रही है, मैं बता रहा हूँ, सरकार उसको बचा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आरएसएस का ही एजेंट है वो कोई, इसीलिए मैं बचा कर रही है, उसको आतंकवादी घोषित कर रखा, उसका संगठन और उसके पिछली वाली लाइन में जाके हमारे फॉरेन मिनिस्टर बैठते हैं, वो आगे बैठे हुए थे, बैठा था ना पन्नू आगे, और पीछे जाके चुपचाप कौन बैठा था? हमारे जयशंकर साहब, विदेश मंत्री। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही? अपनी सीट आगे वाली, मेरा तो यही इल्ज़ाम है उनके ऊपर, उसको दिलवाई क्योंकि वो उनका आदमी है।